हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्रिएटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्रिएटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs, यानी हर एक एग्जाम के जो बैकबोन होते हैं। आज हम वही बैकबोन को डिस्कस करने वाले हैं हमारे आने वाले एग्जाम 2023 दिसंबर सर्कल यूजीसी नेट के लिए। दोस्तों अब आ गया है वो टाइम जब आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs और रिवीजन पे ध्यान देनी है। तो बहुत ही जल्द हम PYQs सेशन तो लेके आ चुके हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हम इसके ऊपर मैराथन सेशन भी लेके आने वाले हैं डिस्कशन के ऊपर। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देर किए हुए आज डिस्कस कर लेते हैं जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा था एनाटॉमी एंड थेराप्यूटिक योगा के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ PYQs मिलने वाले हैं आपको। एनाटॉमी एंड थेराप्यूटिक योगा के ऊपर ये सेशन आज की ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए अब आ गया है वो टाइम जब हम सबको कहना होगा गेट सेट गो। सो गाइज, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद PYQs। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो आते हैं, इन ह्यूमन बॉडी द टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर। देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन, ये 2028 का क्वेश्चन है। 2018 में आया था, 28 कह रहा हूँ मैं, सॉरी 2018 में ये आया था। 2018 का ये क्वेश्चन है जो अभी आप देखने वाले हैं आप लोगों को। ये 2018 में पूछा गया था और उस टाइम 150 क्वेश्चन आते थे पेपर 2 में। ये उन 100 क्वेश्चनों में से है। अभी भी 50 क्वेश्चन उनके बाकी है। अभी उस 50 क्वेश्चन में और भी कुछ अगर सीरीज है जिसमें एनाटॉमी और थेराप्यूटिक योगा के बारे में अगर पूछा गया है तो वो क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट सेशन में लेके आने वाले हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है। इसलिए हमने इस सेशन में बस इतना ही क्वेश्चन लेके आए हैं, वरना ये वीडियो बहुत लंबा बन जाता। इसके बारे में हम बैक टू बैक 2018 हो गया, अब 2019, 20, 21, 22, 23 हर एक साइकिल के PYQs एनाटॉमी एंड थेराप्यूटिक योगा के बारे में देखने वाले हैं। ये है बेस्ड ऑन 2018 यानी 2018 के जो पेपर बना था उस पेपर के ऊपर बेस करके हमने ये PYQ बना है। और ये PYQ सारे के सारे UGC नेट में आया हुआ है। यहाँ पर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने हमारी तरफ से ऐड किया है, बस इसका एक्सप्लेनेशन और इसका आंसर वो हमने ऐड किया है। मतलब आंसर भी वही है जो आंसर की में आया था, ठीक है, वही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया था, आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो जी हाँ, इसका आंसर होने वाला है 31 पेयर। इसका जो आंसर होने वाला है ये है 31 पेयर। आपको क्या पूछा गया था? आपको पूछा गया था इन ह्यूमन बॉडी द टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व। आप स्पाइनल नर्व पूछा गया था आपसे। आप लोगों को पता है स्पाइनल नर्व कितनी होती है? स्पाइनल नर्व होती है 31 पेयर। और अगर बात की जाए क्रेनियल नर्व की, तो क्रेनियल नर्व कितना होता है? बताइए कितना होता है? अपने कॉपी पे टिक कीजिए मेरे आंसर आने से पहले। जी हाँ, क्रेनियल नर्व होता है 12 पेयर्स, यानी 12। क्रेनियल नर्व जो होता है वो है 12 पेयर्स। और जो स्पाइनल नर्व होते हैं वो कितनी होती है? स्पाइनल नर्व होती है जी 31 पेयर। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका आंसर तो बी था। अब आगे, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पेपर में ढूंढने के लिए जाएंगे तो यहाँ आईडी दिया हुआ है, यहाँ से आपको आईडी मिल जाएगा। आप इस आईडी के हिसाब से क्वेश्चन को सर्च करना, आपके पेपर में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स वर्क एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तौर पे काम करता है? ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही बेसिक। एनाटॉमी में ये बहुत बेसिक सा सवाल है, बच्चों को पता है। आप लोगों को तो बिल्कुल पता होना चाहिए जी। ये है पैनक्रियाज, क्योंकि पैनक्रियाज के जो है ये 2 पार्ट है। अगर हमने ये पैनक्रियाज अगर हमने ड्रॉ कर लिया, अगर हमने ये पैनक्रियाज ड्रॉ किया तो पैनक्रियाज का ऐसे 2 पार्ट होता है, जिसको एक पार्ट को हम कहते हैं एंडोक्राइन, इसको पैनक्रियाज कहा जाता है, ठीक है। एक पार्ट जो है इसको कहते हैं एंडोक्राइन पैनक्रियाज। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं एंडोक्राइन। और जो एक पार्ट ये है इसको कहते हैं एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। अब क्यों एंडोक्राइन, क्यों एक्सोक्राइन? इन दोनों के बीच का फर्क तो आप लोगों को पता है। एंडोक्राइन का मतलब होता है अच्छा ये बताओ कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन या एंजाइम? जी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज करते हैं।
एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इन दोनों के बीच का मेन फर्क क्या होता है पता है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये जी होते हैं आपका डक्टलेस ग्लैंड, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये जी आपका डक्टल ग्लैंड होती है, डक्टल ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये डक्टलेस ग्लैंड है, यानी इसमें कोई डक्ट नहीं होती। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डक्टल ग्लैंड होती है, यानी उस ग्लैंड में डक्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो एंजाइम रिलीज करता है, और एंजाइम जहां से रिलीज होगा वहीं से काम थोड़ी करता है। एंजाइम सपोज अब समझ लो कि एंजाइम रिलीज हुआ पैनक्रियास से, ठीक है, लेकिन वो एंजाइम काम करेगा आपको डिओडिनम में जाकर। वो एंजाइम सपोज आप समझ लो कि उसको काम करने वाला है वो डिओडिनम में जाके, तो वो कहाँ कैसे जाएगा पैनक्रियास से डिओडिनम तक? वो जाएगा थ्रू एक डक्ट, थ्रू अ डक्ट, एक डक्ट के जरिए वो एंजाइम जाएगा। तो इसीलिए तो यहाँ ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इसके साथ डक्ट जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसको एक्सोक्राइन कहा जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये डक्टलेस होती है, क्योंकि ये हार्मोनल ग्लैंड है, जहाँ पे रिलीज होगा वहीं पे काम होगा इसका, ठीक है। ये हो गया एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो पैनक्रियाज एक ऐसा एक लौता ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है, मतलब जिसका एक पार्ट है वो एंडोक्राइन भी है और एक पार्ट है वो एक्सोक्राइन भी है। अब बढ़ते हैं आगे जी, इसका आंसर था 3, ये तो हमने कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? पहले ये बताओ क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? ये क्वेश्चन जी पूछा गया है ब्लड से, ब्लड, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि ब्लड में दोनों कंस्टिट्यूंट होते हैं, दोनों सब्सटेंस होते हैं ब्लड में। अगर आपने अच्छी तरीके से ब्लड को पढ़ा है तो आपको पता है जो प्लाज्मा पार्ट है, यानी जो तरल की जो मात्राएं है ब्लड पे, ठीक है, वो कितनी है? फ्लूइड की मात्राएं कितनी होती है? अब मुझे बताओ कि इसमें जो फ्लूइड की मात्राएं हैं वो कितनी है, और जो हार्ड पार्ट होती है इसकी जो मात्राएं होती है कितनी होती है, ठीक है। तो इसमें तरल का जो मात्रा है वो कितनी है जी? वो 55% है। ये हमने पढ़ा है, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ब्लड है, ब्लड में देखिए ह्यूमन ब्लड इज अबाउट, ह्यूमन ब्लड में आपसे पूछा गया है कि ह्यूमन ब्लड में कितनी पदार्थ, कितनी परसेंटेज जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा है वो कितनी परसेंटेज है? जी हाँ, ब्लड में जो प्लाज्मा है वो 55% होती है, एंड जो हार्ड सब्सटेंस होती है वो 45% होती है। यानी जो ब्लड सेल्स है, एक है ब्लड प्लाज्मा, एक है ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स की जो परसेंटेज होती है वो 45% होती है, एंड जो प्लाज्मा की परसेंटेज होती है वो 55% होती है। आप लोगों ने ऐसे करके तो पढ़ा है, इसको ऐसे टेबल करके नहीं पढ़ा आप लोगों ने? यहाँ इधर ब्लड सेल, इधर प्लाज्मा, ऐसे करके नहीं पढ़ा है? प्लाज्मा में हम लोग पढ़ते हैं कि 55% होती है, ब्लड सेल में हम लोग पढ़ते हैं कि 45% होती है, ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो यहीं से सवाल पूछा गया था, ये वाला, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि जो प्लाज्मा है वो कितनी परसेंट होती है, ठीक है। आ गया ये समझ में? अब चलिए, इसका आंसर 2 है, यानी 55%, ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, अब आपसे पूछा गया है कि जो साइनो आर्टेरियल नोड होती है ये कहाँ दिखी जाती है? साइनो आर्टेरियल नोड, ये कौन सा सिस्टम से सवाल पूछा गया है? आप लोगों को पता चल रहा है क्या? ये सवाल जो है जी, ये सवाल पूछा गया है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, यानी हार्ट से। हार्ट में होती है, आपके हृदय, हार्ट में होती है क्या? साइनो आर्टेरियल नोड, जिसको हम एसए नोड भी कहते हैं। एसए नोड, इसको क्या कहा जाता है? एसए नोड भी कहा जाता है। हो सकता है आपको साइनो आर्टेरियल पूरा नाम ना पूछे इस बार, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन की लेवल है वो बहुत ऊपर आ चुकी है, बहुत ऊपर आ चुकी है। तो अभी सवाल वही पूछते हैं, अब देखना क्वेश्चन को मिला के सवाल घुमा फिरा के वही होते हैं, लेकिन उसको टफ बनाने के चक्कर में एग्जामिनर क्या करते हैं? लैंग्वेज बदलवा देते हैं, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बदलवा देते हैं, ठीक है। तो ये जो साइनो आर्टेरियल नोड है इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है, कहाँ मिलता है। पहले इसके बारे में एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये है हमारा साइनो आर्टेरियल नोड। साइनो आर्टेरियल नोड इस चीज़ ये है, ये एक्चुअली हमारा साइनो आर्टेरियल नोड है, यानी ये ऐसे नोड है। और उसके ठीक नीचे क्या होता है? उसके ठीक नीचे होता है एवी नोड। अब ये जो साइनो आर्टेरियल नोड होती है ना, इसको क्या कहते हैं? ये जी हमारा आर्टिफिशियल पेसमेकर है। याद रखना, जो हमारा ऐसे नोड है, ऐसे नोड को आर्टिफिशियल पेसमेकर भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करते हैं। एंड ड्यू टू दिस सिग्नल, मतलब इस सिग्नल के वजह से क्या होता है, जो हमारा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है इस सिग्नल की वजह से। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल योर राइट एट्रियम विल बी कॉन्ट्रैक्ट।
मतलब ये कहाँ है, देखिए ये हमारा लेफ्ट चेम्बर है हार्ट की, ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, ये राइट है, ये भी राइट है। तो ये कौन सा है, राइट ऑट्रियम में है या राइट वेंट्रिकल में है जी? ऊपर में क्या होता है, ऊपर में ऑट्रियम होती है, नीचे क्या होती है जी, नीचे होता है हमारा वेंट्रिकल, नीचे होता है हमारा वेंट्रिकल। तो ये कहाँ पे है, ऐसे नोड, ऐसे नोड जी है राइट ऑट्रियम में, और आपको सवाल यही पूछा गया था। अब देखिए फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं द सिग्नल, ये जो सिग्नल ऐसे नोड ने जनरेट किया था, ये सिग्नल पास हो जाता है किसके थ्रू, एवी नोड के थ्रू पास होते हैं। एवी नोड का पूरा नाम क्या है, ये है आपका एवी नोड, ये वाला जो है ये आपका एवी नोड। ये कहाँ रहते हैं, ये भी जी राइट ऑट्रियम में रहते हैं, ऐसे नोड एवी नोड दोनों। एवी नोड का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये जो एवी नोड है इसको कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या कहते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है इसको। ये क्या कहते हैं, ये जो सिग्नल जनरेट किया था ऐसे नोड ने, एवी नोड क्या करेगा, उस सिग्नल को पास करेगा कहाँ पे, लोअर हार्ट चेंबर में, यानी वेंट्रिकल में पास करेगा, जिसके वजह से जो हमारा वेंट्रिकल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो हमारा वेंट्रिकल है वो भी क्या होगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी हार्ट को अगर हम कह रहे हैं ना कि हार्ट पंप कर रहे हैं, हार्ट पंप करने की वजह से पूरे शरीर में रक्त जो ब्लड है वो जा रहा है, फिर ब्लड पूरे शरीर से वापस हार्ट में आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, ये जो पूरा जो सिस्टम चल रहा है ब्लड का, ये जो सिस्टम चल रहा है, जो पूरा जो सिस्टम चल रहा है, ये किसकी वजह से चल रहा है, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है ये चल रहा है एसे नोड की वजह से। एसे नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करते हैं, फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एवी नोड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, ऐसे पूरा हार्ट जो है ये बीट करते हैं, और हार्ट से ब्लड निकल के पूरे शरीर में जा रहा है, फिर पूरे शरीर से ब्लड हार्ट में आ रहा है, फिर ऐसे नोड बीट कर रहे हैं। जिनका ये ऐसे नोड में जिनका प्रॉब्लम होते हैं उनके शरीर में आर्टिफिशियल पेसमेकर बिठाया जाता है। यही काम करने के लिए वो पेसमेकर यही काम करते हैं, ऐसे नोड का ही काम करते हैं वो पेसमेकर, ठीक है, जो बिठाया जाता है वो इस ऐसे नोड का ही काम करता है, क्योंकि उनकी जो ये नेचुरल पेसमेकर जो ऐसे नोड था वो काम करना बंद कर दिया है। अगर ऐसे नोड काम नहीं करेगा तो हार्ट बीट नहीं करेगा, हार्ट बीट नहीं करेगा मतलब क्या है, उनको स्ट्रोक आ गया है, जिनकी वजह से डॉक्टर कहेंगे कि इनका जो ऐसे नोड है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट नहीं हो रहे, तो इसलिए हमें आर्टिफिशियली पेसमेकर बिठाना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर जो लैब में बनाया हुआ है उस पेसमेकर को इस जगह में अटैच कर देते हैं। वो पेसमेकर हार्ट को बीट करने में मदद करती है, और हमारा जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम वो एज यूजुअल कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था साइनोआर्ट्रियल नोड इज लोकेटेड एट, क्या आंसर होगा, राइट आर्ट्रियम होगा, लेफ्ट आर्ट्रियम होगा, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल, जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा राइट आर्ट्रियम। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं डेंड्राइट्स कंडक्ट नर्व इंपल्सेस, कहाँ से, कौन से सिस्टम से क्वेश्चन है, कौन से सिस्टम से जी, ये नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत आसान सा सवाल पूछा है, लेकिन ऑप्शन में इस तरीके से ऑप्शन को सजाया है ताकि गड़बड़ कर दो आप। अब आपको देख के लगेगा कि यार ये यहाँ पे क्या गड़बड़ करने वाला है सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और एग्जाम में मेरी बात मानो यही क्वेश्चन गड़बड़ करके आते हो। कठिन से कठिन सवाल आप लोग बिल्कुल करेक्ट करके आओगे, आसान सवाल, क्योंकि इसको देखते ही आपके जहन में आंसर आ गया। और आपने देखा डेंड्राइट कंडक्ट्स नर्व इंपल्सेस, ओके, डेंड्राइट नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी टुवर्ड्स एक्सॉन टुवर्ड्स सेल बॉडी। आपने अवे फ्रॉम सेल बॉडी देखा, आपने दे दिया यहाँ पे टिक मार दिया। क्या ये सच है, न्यूरॉन क्या जो डेंड्राइट है, न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, जो नर्व इंपल्सेस है, उस नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करने के लिए क्या ये अवे फ्रॉम सेल बॉडी जाता है, जी नहीं, ये आंसर बिल्कुल गलत है, और इसलिए इसको पहले बिठाया गया है क्योंकि अब डेंड्राइट है, ये ऑप्शन में पहला वर्ड है डेंड्राइट, और यहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ इन्होंने सेल बॉडी मेंशन किया है, बहुत चालाकी के साथ सेल बॉडी मेंशन किया है, डेंड्राइट और सेल बॉडी अटैच रहते हैं। आप तब इस आंसर को भूल ही जाओगे, ये आपकी नज़र में आएगा ही नहीं, आपने सेल बॉडी देखोगे आप लोग और इसको टिक करके आओगे, लेकिन ये ज़्यादातर गलत आंसर है, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। ये किसकी ओर लेके जाती है, जो डेंड्राइट है। आप एक अच्छी तरीके से एक चीज़ें सोचो, अगर ये आपकी एक न्यूरॉन है, ये आपकी एक न्यूरॉन है जी, ये आपकी एक न्यूरॉन है ना, ये आपकी एक्सॉन है, ये समझ लो आपने कि आपका एक्सॉन है ये। चलो अब इसके पहले यहाँ पे डेंड्राइट होते हैं, ये डेंड्राइट होता है, सपोज़ ये डेंड्राइट है, ठीक है, ये सपोज़ डेंड्राइट है, चलिए मान लीजिए इसको डेंड्राइट, हालांकि ये बहुत बुरी दिख रही है मुझे पता है,
लेकिन इसको मान लीजिए, अब क्या ही करेंगे, मेरे ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इतनी तो छोड़िए, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। अब ये जो डेंड्राइट है, सपोज यहाँ से कोई यहाँ पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर आया है, ठीक है, डेंड्राइट ने इसको कैरी किया। अब ये डेंड्राइट किसकी ओर लेके जाएगा, आप लोग बताओ, किसकी ओर लेके जाएगा ये डेंड्राइट, इस न्यूरॉन को, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको कहाँ, किसकी ओर लेके जाएगा? ये तो सेल बॉडी है, क्या है सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन यही कह रहे हैं आपको कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये डेंड्राइट जो है, इस न्यूरोट्रांसमीटर को सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा। क्या ऐसा वाकई हो रहा है? ये तो सेल बॉडी के नज़दीक लेके जा रहा है, सेल बॉडी की तरह खींच रहा है, तो बिल्कुल इसका आंसर ये नहीं होगा। अब क्या कह रहे हैं? टुवर्ड्स एक्सॉन, क्या ये एक्सॉन की ओर लेके जा रहा है? लेके जा रहे हैं क्या एक्सॉन की ओर? जी, आप कहोगे जी सर, आप इसको आंसर करके आ जाते, लेकिन नहीं, जो डेंड्राइट है ये एक्सॉन के ओर ले जाने से पहले क्या करेगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर को इस डेंड्राइट ने कैप्चर किया है, इसको ये कहाँ लेके जाएगा? ये लेके जाएगा सेल बॉडी के तरह, ये सेल बॉडी में लेके जाएगा, फिर सेल बॉडी से ये ट्रांसफर होगा नीचे एक्सॉन की तरफ, फिर सेल बॉडी से ये ट्रांसफर होता है एक्सॉन की तरफ। बड़े चालाकी के साथ यहाँ पे टुवर्ड्स एक्सॉन लिखा गया है, लेकिन ये भी गलत है, ये आंसर सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स सेल बॉडी। जी हाँ, बिल्कुल टुवर्ड्स सेल बॉडी, क्योंकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आया है डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट क्या करेगा, इस न्यूरोट्रांसमीटर को अपने अंदर लेगा और ये भेज देगा किसके ओर? ये न्यूरॉन के ओर घुसा के ये सेल बॉडी के तरफ भेजेगा, फिर सेल बॉडी इस न्यूरोट्रांसमीटर को आगे भेजेगा, इस सेंसेशन को आगे भेजेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स सेल बॉडी, यानी 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय थाइमस ग्लैंड प्ले ए की रोल इन proliferation and maturation ऑफ। ठीक है, अब एक आसान सा सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। पहले तो ये बताओ कि थाइमस ग्लैंड जो है, ये जो थाइमस ग्लैंड है ये कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से क्वेश्चन पूछा है, एंडोक्राइन सिस्टम से, ये क्वेश्चन एंडोक्राइन सिस्टम से आया है। थाइमस ग्लैंड जो है ये कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, पहले ये बताओ, वरना इस क्वेश्चन की जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये पता है कि थाइमस ग्लैंड कौन से हार्मोन प्रोडक्शन करती है और इसका फंक्शन क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर लोगे। हालांकि ये जो ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन को और आसान बना दिया गया है ऑप्शन को देके, बहुत ही आसान सा ऑप्शन दे दिया है, इसमें काफ़ी घुमा सकता था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हो सकता है यही क्वेश्चन इस बार आपसे पूछ दे और काफ़ी घुमा के पूछे। तो याद रखना, जो थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड कौन से हार्मोन को रिलीज़ करते हैं जी? ये थाइमस ग्लैंड जो है ये थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। थाइमोसिन कौन से हार्मोन को रिलीज़ करते हैं? थाइमोसिन का हार्मोन को रिलीज़ करते हैं थाइमस ग्लैंड। ये क्या करते हैं थाइमोसिन हार्मोन, ये कौन से सिस्टम से जुड़ा हुआ है, बस इतने बता दो। इस थाइमोसिन ग्लैंड का ये जो थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकालते हैं, ये जो हार्मोन रिलीज़ होता है, ये कौन से सिस्टम को बूस्ट करता है जी? ये हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। अब आंसर निकल गया है, थाइमोसिन अगर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं तो यहाँ पे ऐसे कौन सा सेल है, यहाँ पे जो चारों ऑप्शन आपको दिया गया है 1 2 3 4, इनमें से ऐसा कौन सा सेल है जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है? जी, आप कहोगे बीटा सेल, ये तो पैनक्रियास से है, अल्फा सेल ये भी जी पैनक्रियास से है, डेल्टा सेल ये भी पैनक्रियास से है, तो बचा कौन? एक ही तो बचा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या है जी? आपका करेक्ट आंसर है 1, यानी टी सेल। टी सेल की पॉलिफरेशन एंड मैचुरेशन में ये हेल्प करते हैं। कौन? थाइमोसिन। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन इज नॉट इंक्लूडेड अंडर ट्राइंगल ऑफ एपिडेमोलॉजी। ट्राइंगल ऑफ एपिडेमोलॉजी के अंदर कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? ये सवाल अच्छी तरीके से देखना, ये सबसे खतरनाक वर्ड होता है एग्जाम में, नॉट, सबसे खतरनाक वर्ड। ये दिखती नहीं है, ये लोगों को दिखती नहीं है। आप देखोगे ट्रायंगल ऑफ एपिडेमोलॉजी, आप आंसर करके आ जाओगे। पहली ऑप्शन एजेंट फैक्टर, आप दूसरा कुछ देखोगे भी नहीं। एजेंट फैक्टर्स आपने टिक लगा दिया, अब आ गए घर।
अब कह रहे हो यार सारे क्वेश्चन मैंने सही सही करके आए हैं। कैसे सही करके आए हो जी? नॉट लगा हुआ है। ट्रायंगल ऑफ एपिडेमोलॉजी में कौन सा फैक्टर, इन चारों में से कौन सा फैक्टर है जो इंक्लूडेड नहीं है? आपसे पूछा है जो इंक्लूडेड नहीं है, तो ये कौन सा फैक्टर है? अब ट्रायंगल ऑफ एपिडेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल ऑफ एपिडेमोलॉजी मतलब तीन ऐसे चीजें हैं, तीन ऐसे फैक्टर्स वहां पे बताया गया है। देखिए हम देखते हैं ट्रायंगल ऑफ एपिडेमोलॉजी के बारे में। देखिए ये है द एपिडेमोलॉजिकल ट्रायंगल। क्या होता है? यहाँ पे तीन ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताया गया है। डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, तीन ऐसे ट्रायंगल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कौन कौन सा? जो तीनों फैक्टर्स के बारे में बताया गया है जो फैक्टर हमारे बॉडी में डिजीज कंडीशन क्रिएट करते हैं। कौन कौन सा? एक है होस्ट, एक है होस्ट फैक्टर, दूसरा क्या है? दूसरा है जी एजेंट फैक्टर, और तीसरा है एनवायरनमेंट फैक्टर। कौन कौन सा फैक्टर है? एक है होस्ट, दूसरा है एजेंट, तीसरा है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट वो होती है जहाँ पे ये होस्ट एंड एजेंट ये दोनों मिलती है, ये दोनों मिलती है, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। यानी होस्ट मतलब हमारा होस्ट बॉडी, हमारा शरीर। एजेंट मतलब जो फॉरेन एजेंट है जो हमारे शरीर में आ रहे हैं। और इस शरीर की जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट इस होस्ट को अपने डेवलपमेंट के लिए एक आराम सा सिचुएशन देते हैं, एक अच्छी सिचुएशन देते हैं। जब ये सिचुएशन अच्छा हो तभी ये होस्ट जो है, सॉरी ये एजेंट जो है ये डेवलप कर पाती है, ये एजेंट जो है ये डेवलप कर पाती है, ये अपना वंश विस्तार कर सकते हैं। अगर ये एनवायरनमेंट सही नहीं है तो ये होस्ट कुछ नहीं कर सकता, अपने शरीर में आके भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कहता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम है, अगर बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून पावर जो ज़्यादा है जिनके, तो उनके शरीर में अगर वायरस आया भी तो वो अटैक नहीं कर पाएंगे। सारे वायरस के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे शरीर में आते भी हैं। हम लाखों करोड़ों वायरस इनहेल कर रहे हैं यार हर रोज़, हम कई सारे वायरस इनहेल कर लेते हैं। हर किसी वायरस थोड़ी कुछ कर पाते हैं हमारे शरीर में जाके, क्योंकि हमारा खुद का भी तो इम्यून सिस्टम है, वो भी तो लड़ रहे हैं इस वायरस के साथ, इस बैक्टीरिया के साथ, है ना। तो यही हो गया कि हमारा ये तीनों फैक्टर है। एक है होस्ट बॉडी यानी हमारा शरीर, दूसरा है एनवायरनमेंट, हमारे शरीर की जो एनवायरनमेंट है, तीसरा है एजेंट, जो फॉरेन एजेंट हमारे शरीर में आते हैं। तो अब देखो, अब क्वेश्चन में वापस देखते हैं। पहला क्या था? एजेंट फैक्टर। तो ये आंसर होगा क्या? नहीं पूछा है, नहीं, ये तो है ट्रायंगल ऑफ एपिडेमोलॉजी में। होस्ट फैक्टर ये भी है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। रिस्क फैक्टर हमने कहीं पढ़ा था कुछ? रिस्क फैक्टर वगैरह कुछ पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। उसके बाद क्या है? एनवायरनमेंट फैक्टर, तो ये भी नहीं होगा। मतलब आपका आंसर क्या है? आपका आंसर हो जाएगा रिस्क फैक्टर, यानी 3 नंबर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है डिस्ट्रेस मे नॉट ओरिजिनेट इन द बॉडी बाय। अब देखो, अब आपसे पूछा गया है कि ये चारों कंडीशन आपको बताया गया है। अब इन चारों में से ऐसा कौन सा कंडीशन है जिस कंडीशन में डिस्ट्रेस जो है ये पैदा नहीं होती? डिस्ट्रेस जो है ये पैदा नहीं होती। अब आप पूछोगे कि डिस्ट्रेस देख के ही आप घबरा जाओगे। पहला ऑप्शन आपको दे दिया हाई ब्लड प्रेशर, आपको लगेगा हाँ हाई ब्लड प्रेशर में तो डिस्ट्रेस होता है, लेकिन भाई यहाँ पर भी नॉट लगाया हुआ है, द डेंजरस वर्ड। मैं हमेशा कह रहा हूँ द डेंजरस वर्ड, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना। क्वेश्चन में क्वेश्चन पूरा पढ़ना जी। बहुत लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को ना आधा अधूरा पढ़ के आंसर कर देते हैं, उनको लगता है कि हाँ क्वेश्चन तो पता है हम आंसर कर देते हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है नॉट जो है वो लास्ट में लगाया होता है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होती है। नॉट क्वेश्चन हमेशा पढ़ना यार, सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना, चाहे वहाँ पे आपका 5 सेकंड वक्त ज़्यादा लगे या 2 सेकंड और ज़्यादा लगे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, लेकिन उस 2 सेकंड के चक्कर में आपका 2 नंबर जो है वो सही होगा, 2 नंबर आपके पास आएगा। लेकिन आप वहाँ पे जल्दबाजी करोगे ना तो आप उस 2 नंबर को हराओगे, और ऐसे ही 2 नंबर 1 नंबर की वजह से, 2 नंबर 4 नंबर की वजह से जीआरएफ छूट जाएगा आपका, तो बहुत तकलीफ होता है तब। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसको याद रखना जी, कि क्वेश्चन को हमेशा अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है? डिस्ट्रेस मे नॉट ओरिजिनेट इन द बॉडी बाय। अब डिस्ट्रेस ओरिजिनेट नहीं होते हैं पूछा, तो हाई ब्लड प्रेशर जो है इससे तो ओरिजिनेट होती है। अब आप चारों ऑप्शन को पढ़ो, सारे ऑप्शंस को भी पढ़ो पहले, देखो आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा इसमें से। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हाई ब्लड प्रेशर, फिर कह रहा है पेन, फिर कह रहा है प्लीजेंट थॉट। अब प्लीजेंट थॉट मतलब आपकी अच्छी सोच है, आपकी सोच विचार बहुत ही अच्छा हो रहा है, आपको आनंद आ रहा है, मज़े आ रहा है। तो क्या ये आनंद, ये मज़ा जो आपको आ रहा है, क्या ये डिस्ट्रेस के कारण बन सकता है? तब आप क्या बहुत स्ट्रेस में चले जाओगे? ये डिस्ट्रेस के कारण बनेगा आपका?
बिल्कुल नहीं बनेगा ना। तो हो गया आपका आंसर, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डिस्ट्रेस क्रिएट कब होगा? कब डिस्ट्रेस क्रिएट होते हैं? जब कुछ डिसऑर्डर्स कंडीशन पैदा होगा, जब कुछ एबनॉर्मल कंडीशन पैदा होगा, तब ना। तो ये सारे तो एबनॉर्मल कंडीशन ही है, हाई ब्लड प्रेशर, पेन, ट्यूमर, ये तीनों तो एबनॉर्मल कंडीशन है। मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर है एक, बस यही हमारा आंसर है, प्लीजेंट थॉट। यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखो इनमें से ये तीनों जो ऑप्शन है ना, हाई ब्लड प्रेशर, पेन एंड ट्यूमर, ये तीनों देखो लिंक करता है एक दूसरे के साथ। हाई ब्लड प्रेशर, पेन, ट्यूमर, ये तीनों एक डिसऑर्डर्स टाइप है, तीनों ही डिसऑर्डर की टाइप है, ठीक है। तीनों ही कुछ ना कुछ डिसऑर्डर को इंगित कर रहा है। लेकिन ये प्लीजेंट थॉट, ये कुछ डिसऑर्डर को इंगित कर रहा है? कुछ भी डिसऑर्डर की तरह ये उंगली कर रहा है क्या? नहीं, ये तो आनंद के बारे में कह रहा है। ये एक ही ऑप्शन यहाँ पे है जो आपको डिसऑर्डर की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये भी आपके आंसर होना ही चाहिए, ये आपका आंसर होना ही चाहिए। और जी हाँ, आंसर यही है, प्लेजेंट थॉट ही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, कई बार ऐसे लॉजिक से भी आंसर दी जाती है, कई बार दिए जाते हैं लेकिन हर बार नहीं। कई बार दी जाती है लेकिन हर बार नहीं, इसको याद रखना जी, हर बार नहीं दी जाती है, ठीक है। अब कह रहा है क्रेनियल बोन्स, बताओ क्रेनियल बोन्स जो है ये कौन सा है, किस तरीके की बोन की एग्जांपल है? शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है, रेगुलर बोन्स है, या फिर लॉन्ग बोन्स है? क्रेनियल बोन कौन से बोन के एग्जाम्पल है जी? क्रेनियल बोन जो है ये फ्लैट बोन होती है। यानी फ्लैट बोन का काम क्या होता है जी? फ्लैट बोन प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट। और क्रेनियल बोन्स हमारे जितने भी है ये हमारे स्कल को प्रोटेक्ट करती है। स्कल में जितने सारे बोन है ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे जो इनर ऑर्गन है, इस इनर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा सारा फ्लैट बोन, ये हो गया हमारा सारे के सारे फ्लैट बोन्स, ठीक है। अब ये कहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा गया था स्केलेटल सिस्टम से, ये क्वेश्चन पूछा गया था स्केलेटल सिस्टम से। अब ये स्केलेटल सिस्टम, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, 206 हड्डी आपको बराबर याद होनी चाहिए, बराबर। 206 बोन्स आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, एज इट इज। और कौन से बोन फ्लैट बोन में आते हैं, कौन सा शॉर्ट में आते हैं, कौन सा इरेगुलर में आते हैं, कौन सा लॉन्ग में आते हैं, ये आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, ठीक है। चले, इसका आंसर तो हो गया। अब हम देखते हैं आगे, द कॉजेटिव फैक्टर फॉर गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी अर्थराइटिस का कॉजेटिव फैक्टर्स पूछा है, कॉजेटिव फैक्टर्स पूछा है गाउटी अर्थराइटिस का। अब देखो अर्थराइटिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो है, मेरे चैनल पे वीडियो भी है, लेकिन वहाँ पे हमने गाउट नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था अर्थराइटिस में? हम लोगों ने पढ़ा था जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने पढ़ा था और रेमोटॉइड अर्थराइटिस पढ़ा था। लेकिन ये बहुत इजी सवाल है, मैं कह रहा हूँ ये बहुत इजी सवाल है। आपको इतना तो पता है कि गाउट जो होता है, यानी उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी वाला नाम मुझे याद नहीं है। गाउट में मेन सिम्टम्स क्या होते हैं पता है? दर्द करते हैं, पैरों में ना दर्द होते हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है आपके बिग टो में, बिग टो में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है। देखते हैं इसके बारे में, चलिए इसके बारे में पहले समझते हैं। ये वाला एरिया में ना सबसे पहले प्रॉब्लम होने लगता है। अब देखो आर्थराइटिस जो है, आर्थराइटिस का मतलब क्या था जो हमने पढ़ा था? आर्थराइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन। आर्थराइटिस का मतलब अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब जी होता है जॉइंट। आर्थ का मतलब होता है जॉइंट। और आइटिस का मतलब क्या होता है? आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ये तो हम सभी को पता है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इतना तो पता है। आर्थ का मतलब है जॉइंट, आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन। अब आर्थराइटिस मतलब जॉइंट में इन्फ्लामेशन हुआ है। अब कौन सा जॉइंट है? जॉइंट है हमारा पैरों वाला जॉइंट। गाउट हमेशा पैर में ही होते हैं ज़्यादातर, ये पैट में होती है गाउटी आर्थराइटिस, और ये इस एरिया में होता है। ये जो जॉइंट है ना, ये जो जॉइंट आपको दिख रही है, इस जॉइंट में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये जॉइंट में जो इन्फ्लामेशन होती है, दिस इज ये वाला जो आप पिक्चर देख रहे हो राइट साइड में, ये है गाउटी आर्थराइटिस की पिक्चर। ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट में ये जो इन्फ्लामेशन हुआ है, किसके वजह से हुआ है? इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, ये जो हुए हैं, ये किसके वजह से हुआ है जी? इसका रीजन ही ये है कि इस जॉइंट में ना यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डिपॉजिट होने लगता है पैरों में। यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होते हैं वो डिपॉजिट होता है कहाँ पे? इस जॉइंट में डिपॉजिट होता है, जिसके कारण ये जो गाउटी अर्थराइटिस है ये फॉर्म करता है। ये गाउट होता है मतलब ये डिपॉजिट करते हैं, फिर यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग होने के कारण यहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है, बाद में रेडनेस आ जाती है। सारे के सारे सिम्टम्स, इन्फ्लामेशन अगर हो गया तो पांचों सिम्टम्स दिखेंगे, हॉटनेस, रेडनेस, ये पांचों सिम्टम्स इन्फ्लामेशन के यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। पांचों सिम्टम्स यहाँ पे
दिखेंगे, पेन भी होगा, स्वेलिंग भी होगी, 5 सेंटेंस के अंदर ये सब आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में वापस। चलो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है सीरम यूरिक एसिड, सीरम में यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो जी और देखने की जरूरत है ही नहीं, यही आंसर है, यही आंसर है। फिर आपको कह रहे हैं ब्लड यूरिया, यूरिया से क्या होगा, यूरिया बढ़ने से नहीं होती है, यूरिक एसिड बढ़ने से होती है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ब्लड यूरिया दिया है, और यहाँ पे देखो सीरम यूरिक एसिड मेंशन किया है, ये आपका आंसर है। सीरम और ब्लड में फर्क क्या होता है पता है, सीरम किसको कहते हैं, ब्लड किसको कहते हैं, क्यों सीरम और ब्लड मेंशन किया है। सीरम हम किसे कहते हैं ना, जब एक सपोज आप समझ लो कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये आपका एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने ब्लड ले लिया, यहाँ तक हमने ब्लड ले लिया, ठीक है, यहाँ तक हमने ब्लड ले लिया। अब ब्लड मतलब इसमें जो तरल भी है और इसके साथ ब्लड सेल्स भी मिली हुई है, ठीक है। अब इस ब्लड को हम ना, ऐसे एक मशीन होता है, ऐसे एक मशीन है, ऐसे एक मशीन है, मिक्सचर मशीन की तरह, ऐसे मिक्सचर ग्राइंडर की तरह ऐसे एक मशीन होता है, जिसके अंदर ऐसे टेस्ट ट्यूब डालने के लिए जगह होती है। तो हमने इस टेस्ट ट्यूब को लाके यहाँ पे डाल दिया है। अब इस मशीन को हमने कर दिया बंद, यहाँ पे इसका रेगुलेटर होता है, हमने इसको चला दिया मशीन को, रेगुलेटर को ऑन कर दिया। अब ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, घूमेगा घूमेगा, बहुत स्पीड में ये घूमेगा, और घूमने की वजह से क्या होगा, ये जो ब्लड में घूमने की वजह से क्या होगा, घूमने की वजह से ये जो ब्लड में जो आपके जो हार्डी सब्सटेंस है ना, इस ब्लड में जो सेल्स है वो नीचे आ जाएगा, जितने भी सेल है वो सेल जो है वो नीचे आ जाएगा, और जो लिक्विड पार्ट है ये ऊपर ऐसे रह जाएगा। सेल जितने भी सेल्स थे वो ऐसे नीचे आ जाएंगे, और ये जो लिक्विड पार्ट है इसको ये ऊपर रह जाएगा। इसको कहते हैं सीरम जी, इसको कहते हैं सीरम। और सीरम ऐसे अलग की जाती है ब्लड में से, सीरम ऐसे ब्लड में से अलग की जाती है जब टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सीरम मेंशन किया है। इंक्रीज सीरम, अब ये सीरम्स को लेके इनमें से टेस्ट किया जाएगा कि इनमें यूरिक एसिड कितनी है। अगर मात्रा ज़्यादा है, मात्रा अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर कह देगा कि आपको गाउटी आर्थराइटिस हुआ है, क्योंकि आपके यूरिक एसिड लेवल जो है वो नॉर्मल से बढ़ गया है, ठीक है। ब्लड यूरिया इसके रीज़न नहीं होते हैं जी। इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन ये भी रीज़न नहीं होती है। रेमुटॉइड फैक्टर, रेमुटॉइड फैक्टर बढ़ने से भी गाउटी आर्थराइटिस आपका नहीं हो सकता है। रेमुटॉइड फैक्टर, रेमुटिक फैक्टर जो है वो बढ़ने से गाउटी आर्थराइटिस नहीं होते, इसको आरे भी कहते हैं कई बार, रेमुटिक आर्थराइटिस, आरे, रेमुटिक आर्थराइटिस को आरे कहा जाता है शॉर्ट में, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ओए कहा जाता है, और गाउटी आर्थराइटिस को गाउटी आर्थराइटिस ही कहते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। फिर कह रहे हैं सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड। अब ये मैंने पहले ही बता दिया था, एंडोक्राइन ग्लैंड में से जो क्या सीक्रेट होती है, एंजाइम होती है जी नहीं, पेप्टाइड्स होती है नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर होती है नहीं, हार्मोन्स होते हैं, हाँ सर हार्मोन्स होते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहे हैं एंटीजन इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इनिशिएट्स द प्रोडक्शन ऑफ। अब ये बहुत आसान सवाल है, आप सभी को पता है। एंड एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीजन, और एक होता है एंटीबॉडी, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। ये एंटीजन क्या है, ये एंटीजन क्या है, पहले मुझे ये बताओ। एंटीजन वो सब्सटेंस है, वो फॉरेन सब्सटेंस है। एंटीजन जो है ये वो फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। ये एक फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, एंटर टू आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। और एंटीबॉडी क्या होता है, जब एंटीजन हमारे शरीर में आते हैं तो हमारे अपने इम्यून सिस्टम इस एंटीजन को मारने के लिए, इस एंटीजन को मारने के लिए कुछ केमिकल प्रोडक्शन करते हैं, जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। ये प्रोड्यूस्ड होते हैं ड्यू टू एंटीजन, ये एंटीजन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ये एंटीबॉडी जो है ये एंटीजन की वजह से प्रोड्यूस्ड होता है, एंटीबॉडी जो है ये एंटीजन के वजह से प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो आपको तो यही पूछा है कि एंटीजन इज अ केमिकल, एंटीजन एक केमिकल है, पहले ये स्टेटमेंट है, केमिकल सब्सटेंस, ये तो एक स्टेटमेंट है। विच इनिशिएट्स, ये इनिशिएट करता है किसकी प्रोडक्शन। तो अगर ये एंटीजन आ गया हमारे शरीर में तो कौन प्रोड्यूस्ड होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होगा। पहला ऑप्शन क्या है, हार्मोन, काट दो, नहीं होगा। दूसरा क्या है, एंटीबॉडी, जी बिल्कुल। तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर, जी नहीं। पेप्टाइड्स, जी नहीं। एंटीबॉडी, तो हो गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट कह रहे हैं कि ऑल साइनोवियल जॉइंट्स आर, सारे जितने साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं बाय नेचर, ये इमूवेबल होते हैं, ये पर्शियली मूवेबल होते हैं, ये फ्रीली मूवेबल होती है, या फिर ये स्लाइडिंग जॉइंट्स होती है। क्या होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, क्या होते हैं? साइनोवियल जॉइंट का एक और नाम क्या है? ये अगर आपको पता है, अगर आपको याद है तो आप आंसर कर लोगे। साइनोवियल जॉइंट का एक और नाम होता है मूवेबल जॉइंट। मूवेबल यानी ये चारों तरफ मूव कर सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट जो है ये, इसको क्या कहते हैं? इसका एक और नाम जो है उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया ये है मूवेबल। ये मूवेबल जॉइंट है। मतलब ये मूवेबल है क्या? जी नहीं, नाम ही तो मूवेबल है, मूवेबल कैसे होगा? ये नहीं है। पर्शियली मूवेबल, थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं। जी नहीं, वरना इसको पर्शियली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? फ्रीली मूवेबल। बिल्कुल, इसको ही तो कहते हैं फ्रीली मूवेबल। स्लाइडिंग जॉइंट ये तो एक अलग टाइप ही है जॉइंट का, स्लाइडिंग जॉइंट ये नहीं है। हो गया। अब चलो आगे, अब आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? मेडिटेशन रिलीजेस द स्ट्रेस बाय। अब आपको पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत बच्चों ने गलत भी किया होगा, इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत किया होगा, लेकिन इसको थोड़े अच्छे तरीके से समझिए। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। लोगों को लगता है बहुत टफ है, सर मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा। जी नहीं, बहुत टफ नहीं है ये क्वेश्चन। अच्छे तरीके से समझो बस क्वेश्चन को, आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा इसका। देखिए देखिए क्या कह रहा है, बोल क्या रहा है ये क्वेश्चन? ये बोल रहा है कि मेडिटेशन रिलीजेस द स्ट्रेस बाय। मेडिटेशन स्ट्रेस को रिलीज करता है कैसे? ये इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन, ये हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है इसको बढ़ाता है। क्या आपको लगता है जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो, या कोई भी इंसान अगर वो मेडिटेशन कर रहा है, वो धारणा कर रही है, ध्यान कर रही है, कुछ भी, वो अगर मेडिटेशन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या उस व्यक्ति को हम ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप लंबे लंबे सांस लो के बजाय हम क्या ऐसा कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आप वेलोस ब्रीदिंग करो, आप फटाक फटाक से सांस लो, आप वेलोस ब्रीदिंग करो? क्या हम ऐसे कहते हैं? क्या उसके हार्ट बीट तब बढ़ जाता है? क्या वो बहुत जोर जोर से सांस लेने लगते हैं वो व्यक्ति? नहीं करते ना। तो अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ गया होता, अगर आपको बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन की चाहिदा अगर ज़्यादा होते, तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत जोर जोर से तब ब्रीदिंग करता, बहुत जोर जोर से। हालांकि इसका उल्टा काम होता है, इसका उल्टा होता है। जब कोई व्यक्ति मेडिटेट कर रहा होता है तो उसके ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करना, वो बहुत ही धीमी ब्रीदिंग करते हैं, बहुत स्लो ब्रीदिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेडिटेशन जो है ये हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है इसको रिड्यूस्ड करते हैं, इंक्रीज नहीं करते हैं जी, ये रिड्यूस्ड करता है। मेडिटेशन जो है ये रिड्यूस करते हैं, ठीक है? मेडिटेशन जो है ये रिड्यूस करते हैं, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। चलो इसको तो हमने काट दिया। अब कह रहे हैं इंक्रीजिंग हार्ट रेट, ये तो सभी को पता है भाई। ऑक्सीजन कंजम्पशन फिर भी अगर गलत लगे, ये तो सभी को पता है ये नहीं होगा, क्योंकि जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो आपके हार्ट बीट हाई होते हैं, आपके हार्ट रेट HR आपका बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ते हैं आपका। जी बिल्कुल नहीं, हार्ट रेट नहीं बढ़ते हैं, तो ये तो नहीं होगा आंसर। फिर क्या कह रहा है? डिक्रीज अल्फा ब्रेन वेव्स एमिशन। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा ब्रेन वेव्स की काम क्या है? अल्फा ब्रेन वेव का काम क्या है? ये कौन से स्टेट में जनरेट होता है? जब हम बिल्कुल काम होते हैं, हम शांत बैठे हुए होते हैं, हम कुछ उल्टा पुल्टा सोच नहीं चल रहा है हमारे दिमाग में, बिल्कुल हमारे मन जो है एक वस्तु पर लगे हुए हैं, हम बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठे हुए हैं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं मेडिटेट कर रहा होता हूँ, इसी स्टेट में तो अल्फा वेव जनरेट होती है। तो अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं मतलब आपके माइंड चारों ओर भाग तो नहीं रहा है। अगर आप मेडिटेट कर रहे होते हो, अगर आप मेडिटेशन किए कर रहे हो, मतलब आपकी अल्फा वेव जो है वो डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज होगा जी, इंक्रीज। ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि अल्फा 3 नंबर वेव में आते हैं, 3 नंबर में आता है ना अल्फा। तो अल्फा जो है ये क्या करते हैं? अल्फा वेव कब दिखती है? जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम बिल्कुल शांत होते हैं, एकदम हमारे मन जो है वो एक वस्तु पर लगे हुए हैं, हमारे अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं मन में, बिल्कुल शांत है। यही तो टाइम है जब अल्फा वेव ज़्यादा एक्टिव होती है। यहाँ पे हम हर एक काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं अगर हमारा अल्फा वेव जनरेट हो तो मेडिटेशन के टाइम जो है ये अल्फा वेव को इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज। मतलब ये भी नहीं है
अब 4 नंबर ऑप्शन क्या बचा, होगा तो यही होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। डिक्रीजिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये बच्चों को पता है, बच्चों को पता है कि जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होते हैं। और कौन सा एक्टिविटी बढ़ता है जी, बढ़ते हैं हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तो ये आंखें बंद करके इस आंसर को सही करके आओ। और इसीलिए कहता हूँ पहले चारों ऑप्शन को पढ़ लो। अगर देखो यहाँ पे ऑप्शन तो एक ही सिलेक्ट होगा, ये मल्टीपल चॉइस तो है नहीं, एक सिलेक्ट होगा, ठीक है। और आप इन तीनों को पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक चीज पढ़ो, ये तो होगा ही होगा, ये तो 100% श्योर हो कि ये तो होना ही चाहिए। माना कि ये आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता, ये पता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, चलो आपने इस नंबर को काट दिया, 2 को काट दिया आपने। फिर अब ये तो देखो कि 4 नंबर वाला जो ऑप्शन है ये तो आपको 100% पता है कि ये होगा ही होगा, ये तो होते ही है। डिक्रीजिंग नर्वस सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो तो डिक्रीज करते ही है। तो इसको आंसर आप बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाते हो एग्जाम में बैठ के, शांत स्वभाव में, बिल्कुल शांत बैठ के, तो आपका आंसर आ जाता है। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बैठे बैठे कि शांत होकर दिमाग लगाना, लेकिन हालांकि जब एग्जाम हॉल में हम होते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसे काम नहीं करता, ठीक है। वो मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी तो एग्जाम दिया हुआ है ना, तो ये मुझे भी पता है, ऐसे गलतियां होते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो अब क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं एंजाइना पेक्टोरिस इन्वॉल्व्स पेन इन चेस्ट, ठीक है। ये तो एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में एक स्टेटमेंट बता दिया यहाँ तक, विच रिलेटेड टू। अब ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, पहले ऑप्शन को पढ़ो, चारों ऑप्शन को पढ़ो। पेन पहले मैं नीचे से पढ़ता हूँ ना, पेन इन रिब्स, ये तो है नहीं जी। मस्कुलर पेन इन चेस्ट, जी हाँ ये हो सकता है, हो सकता है, हमने इसको पकड़ लिया, ये हो सकता है, हमने काटा भी नहीं, राइट भी नहीं दी। डिक्रीज कोरोनरी सर्कुलेशन, जी हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिक्रीज कोरोनरी सर्कुलेशन, ये दोनों की वजह से हो सकता है। इंक्रीज कोरोनरी सर्कुलेशन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कोरोनरी आर्टरी में अगर इनका मतलब क्या है, इंक्रीज कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब भी समझ में आनी चाहिए, पिक्चर आनी चाहिए। जब भी आप आंसर कर रहे हो, ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा, पिक्चर आना चाहिए। ये आपका कोरोनरी आर्टरी है, ये आपका कोरोनरी आर्टरी है। क्या कह रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी का सर्कुलेशन अगर बढ़ गया, मतलब सर्कुलेशन बढ़ गया, मतलब यहाँ पे कोई प्लग वग कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा है ये पाइप साफ सुथरा, और यहाँ से पानी जा रहा है, मतलब ब्लड जा रहा है कि पानी का मतलब, ठीक है। यहाँ से ऐसे ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है अंदर, ब्लड जा रहा है। लेकिन अगर डिक्रीज सर्कुलेशन का मतलब क्या है, डिक्रीज सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है बताओ। डिक्रीज का मतलब, डिक्रीज कहने का मतलब ये है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है, इसमें अगर इस कोरोनरी आर्टरी में ऐसे यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन हो गया है, तो ऐसे 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 अगर इसमें प्लग फॉर्मेशन हो गया है, तो फिर जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा या कमेगा, वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा सर्कुलेशन जी। पहले जिस फोर्स से हो रहा था नहीं हो पाएगा ना सर्कुलेशन, वैसे नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं होगा, नॉर्मल सर्कुलेशन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जम हो गया, यहाँ से तो ब्लड जा नहीं रहा है, ये इतना एरिया जम हो गया, अब ये छोटा सा नैरो सा एरिया बचा है, तो कम ब्लड जाएगा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसके वजह से पेन होते हैं, लेकिन पेन होता कहाँ है, मस्क्यूलर, वो जो हार्ट मसल्स है उन मसल्स में पेन होते हैं। तो पहले तो हमने 4 नंबर ऑप्शन तो काट दिया था, अब 1 नंबर ऑप्शन बचा हुआ है हमारा, 3 ऑप्शन बचा हुआ है, 3 में से एक वाला जो है इंक्रीज कोरोनरी सर्कुलेशन, ये आपको लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो हमने अभी भी देखा, ये तो हो ही नहीं सकता। अब कितना बचा, अब बचा 2, देखो अब इनमें से कौन होगा, ये दोनों ही है, एक्चुअली आंसर ये दोनों ही है, ठीक है, डिक्रीज कोरोनरी सर्कुलेशन और मस्कुलर पेन इन चेस्ट। लेकिन आपसे कितना सवाल पूछा है, कितनी आंसर आपको देनी है, आपको 1 देना है, इनमें से भी अगर 1 छांटना है तो वो हम कैसे छांटे, अच्छे तरीके से इस दोनों का पढ़िए। क्या कह रहा है, यहाँ पे कहा गया है डिक्रीज कोरोनरी सर्कुलेशन, तो ये तो डायरेक्ट है ही है, ये तो है ही है बिल्कुल डिक्रीज कोरोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि इसके वजह से ही तो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, इस यही तो कारण है, यही तो मेन कारण है जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होता है। अब ये कह रहा है कि मस्क्यूलर पेन इन द चेस्ट, लेकिन ये सेंटेंस गड़बड़ है, ये सेंटेंस गड़बड़ है, ये आपको बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल ही आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस गड़बड़ है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीजन है, देखिए। जो एंजाइना पेक्टोरिस जो होते हैं, ये क्यों होते हैं, क्योंकि अगर समझ लो कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे हार्ट मसल्स है, ये हमारे जो है ये हार्ट मसल्स है, ऐसे ऐसे हार्ट के ऊपर ऐसे ऐसे मसल्स है, ये मसल्स के यहाँ पर ऐसे ऐसे हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये कहाँ से ब्लड आ रहा है, कोरोनरी आर्टरी से ब्लड आ रहा है जी, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रहा है हार्ट मसल्स को ब्लड।
अगर ये कोरोनरी आर्टरी में जाम हो गया है, मतलब प्लग फॉर्मेशन हो गया है कोरोनरी आर्टरी में, तो क्या कोरोनरी आर्टरी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई कर पाएगा हार्ट के जो मसल्स हैं उन मसल्स को? नहीं कर पाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मसल्स है, हार्ट में जो मसल है, वो हार्ट में जो मसल है वो मसल उनको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेगा। इस मसल्स को, ये जो हार्ट मसल अब दिख रहे हो यहाँ पे, इस हार्ट मसल्स को न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो भी लेस होगा, इसका न्यूट्रिएंट्स अमाउंट लेस होगा, एंड इसका ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन भी इसको लेस हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन भी कम मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स भी कम मिलेगा। इसके वजह से जो पेन होगा आपके चेस्ट रीजियन में, आपके पूरे चेस्ट रीजियन में जो पेन होते हैं, यानी सिर्फ ये चेस्ट में नहीं होते, कभी कभी ये पेन चेस्ट, आपके शोल्डर, आपके गर्दन के पीछे ये एरिया में भी पेन होते हैं। तो ये सिर्फ ये मस्क्यूलर पेन नहीं है, इसके रीजन ये है ज़रूर कि ये मसल्स की वजह से ये पेन हो रहा है, क्योंकि ये मसल डज नॉट, दिस मसल्स डजंट गेट enough oxygen and enough nutrients due to this lack, this pain is happening. But this pain is not only your muscular pain, ये पूरे चेस्ट रीजियन में आपके पेन होते हैं। तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज्ड कोरोनरी सर्कुलेशन। इसका आंसर हो जाएगा जी डिक्रीज्ड कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, 2 नंबर। चलिए अब चलते हैं आगे। क्या कह रहे हैं? द प्राणायाम इज रिलेटेड टू, प्राणायाम किन से रिलेटेड है? ये बहुत आसान सा सवाल है। क्या साइक से सिर्फ रिलेटेड है? यहाँ पे ओनली लगाया हुआ है, देखना, ओनली, बॉडी ओनली, सिर्फ बॉडी से रिलेटेड है, साइक से नहीं है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। होगा क्या? सिर्फ माइंड से रिलेटेड है? जी नहीं, बोथ बॉडी एंड माइंड। 100% 100% प्राणायाम जो है वो बॉडी एंड माइंड दोनों से रिलेटेड होती है। ठीक है, चलिए 4 नंबर हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट की तरफ, हम बढ़ रहे हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द लिम्फेटिक टिश्यू, इनमें से कौन सा लिम्फेटिक टिश्यू नहीं है? एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, टॉन्सिल एंड स्प्लिन। अब मुझे ये बताओ कौन नहीं है पूछा है, नहीं है, इसको याद रखना, फिर से डेंजरस वर्ड, नहीं है पूछा है। मुझे एक बात बताओ, लिम्फेटिक टिश्यू जो है ये कौन से सिस्टम में, हमारा कौन से सिस्टम को इम्यून करते, सॉरी कौन से सिस्टम को बूस्ट करते हैं, पावर बूस्ट करते हैं? मैंने बता ही दिया गलती से, चलो बता ही देता हूँ। ये जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को पावर करते हैं, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। कौन से सिस्टम से रिलेटेड है जी? ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम। तो अब ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कौन सा ग्लैंड ऐसे आपको दिख रहा है जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है? जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, कौन सा ग्लैंड आपको दिख रहा है यहाँ पे, बताओ। चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आंसर देंगे। ठीक है, देखिए, लिम्फ नोड फिल्टर द ट्रांसमिट लिम्फ नोड क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। किसको फिल्टर करते हैं? एंड ट्रांसमिट करते हैं किसको? न्यूट्रिएंट्स को, लिम्फ जो फ्लूइड है, लिम्फ फ्लूइड को, एंड वेस्ट बिटवीन द बॉडीज टिश्यू एंड ब्लड स्ट्रीम, बॉडीज टिश्यू में एंड ब्लड स्ट्रीम में जो भी वेस्ट है उसको भी फिल्टर करते हैं। कौन? लिम्फ नोड। लिम्फेटिक टिश्यू, अब ये इनमें ये लिम्फ नोड में लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। कौन कौन सा? स्प्लीन होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, हमारा थाइमस होता है, कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल। इनमें क्या होता है? इनमें हाई कंसेंट्रेशन होती है वाइट ब्लड सेल का, यानी WBC का, एंड आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय टॉक्सिन इन लिम्फ फ्लूइड। ये टॉक्सिन्स को लिम्फ फ्लूइड में से आइडेंटिफाई करते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कौन कौन सा है लिम्फ टिश्यू? स्प्लीन है, टॉन्सिल है, थाइमस है। मैंने क्या कहा अभी ये इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो इनमें से 2 ही ऑप्शन ऐसा है जो इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? आपको क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन नहीं है, मतलब ये दोनों तो है, ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब आपका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2, और आपको इसमें से आंसर चुनना है। इसमें से 1 और 2 देखो कहाँ है? 1 और 3 है, नहीं होगा। 2 और 4 है, नहीं होगा। 1 और 2 ये हो जाएगा आपका आंसर, ये भी नहीं होगा। तो हो गया आपका आंसर राइट, 3 नंबर वाला आपका आंसर राइट हो गया, 3 नंबर वाला। तो हो गया आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको आंसर मिलाना है तो इस आईडी से आप मिला सकते हो। ये आईडी जो है ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, आंसर की में यही आईडी दिया हुआ होगा। ठीक है, तो इस आईडी से जाकर आप आंसर मिला सकते हैं। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम एक नए PYQ सेशन के साथ, उसमें कई सारे क्वेश्चंस को लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे ऐसे ही बिल्कुल भी डिटेल्ड में। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अगर आपको इसको
हेल्पफुल लगता है हमारा वीडियो तो इसको अपने दोस्त को भी साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।